डीएनए को ही जी, डीएनए और आरएनए दोनों को मिलाकर के बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल, समझ गए? हाँ, दोनों को मिलाकर के बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एंड आरएनए दोनों को बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल यही होते हैं और यही वो पदार्थ हैं जो अपने लक्षण को संतानों में लेकर के जाएंगे, मतलब अपनी अगली पीढ़ी में लेकर के जाएंगे। फ्रेडरिक माइखर ने क्या किया था, इन्होंने जो केंद्रक के अंदर पदार्थ है, केंद्रकीय पदार्थ, समझ गए, उसको इन्होंने निकाला फिर बताया कि ये जो है प्रोटीन के जैसा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर ज्यादा होता है और इसमें तो फास्फोरस अधिक था, समझ गए। फ्रेडरिक माइखर ने तो इतना किया था, उन्होंने केंद्रकीय पदार्थ को बाहर निकाला और बताया कि केंद्रकीय पदार्थ में सल्फर नहीं है, जो कि प्रोटीन में सल्फर होता है, समझ गए। फिर उन्होंने बताया कि इसमें तो फास्फोरस है, मतलब ये प्रोटीन से अलग है, समझ गए। तो क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि अपनी बॉडी प्रोटीन से बनी है, समझ गए। चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे जो अगर कोई सजीव है तो उसकी बॉडी का अधिकतम पार्ट प्रोटीन से ही बना होता है, समझ गया। अच्छा, जब प्रोटीन से बॉडी बनी है तो लोगों को लग रहा था कि आनुवांशिक पदार्थ कुछ नहीं, प्रोटीन ही है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के बारे में पता था सबको। लेकिन जब फ्रेडरिक माइखर ने उसको निकाला केंद्रक के अंदर से तो देखा कि ये तो प्रोटीन के जैसा है नहीं, इसमें फास्फोरस है, प्रोटीन में सल्फर होता है। तो उन्होंने ही इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया, केंद्रकीय पदार्थ को न्यूक्लिन बोला। फिर आगे चल करके एक वैज्ञानिक अल्टमान है, वो आए, उन्होंने न्यूक्लिन को अम्लीय होने की वजह से न्यूक्लिक अम्ल का नाम दे दिया। बस वहीं से स्टार्ट हुआ था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। फिर कुछ वैज्ञानिक है, कोसेल आया, उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो तीन मुख्य पदार्थ से बना होता है। एक को बोलेंगे आप पेंटोज शर्करा, और एक को बोलेंगे फास्फोरिक अम्ल, एक को बोलेंगे आप नाइट्रोजनीय क्षार। तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एंड फास्फोरिक एसिड होता है, इसके अलावा पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक अम्ल, इन तीन चीजों से मिल करके बना होता है न्यूक्लिक अम्ल। और ये दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल का सेंस ये था कि स्टार्टिंग कैसे हुआ है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल बॉडी का एक खास पार्ट है, क्योंकि संतानों की उत्पत्ति इसी से होती है। सेकंड पॉइंट सुन लीजिए, बॉडी का जो भी निर्माण होगा जी वो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही होता है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए खास करके, चूंकि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का भाग है, पार्ट है, या हम लोग डीएनए को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, यही डीएनए ऐसा पदार्थ है जो बॉडी को बनाएगा, यही डीएनए है जो बॉडी को फॉर्म करेगा। क्योंकि बॉडी में चाहे जो अंग बनेंगे, चाहे हाथ, चाहे पैर, चाहे ब्लड, चाहे जो पार्ट बनेगा, डीएनए की सूचना के बाद ही बनता है। अगर डीएनए में सूचना नहीं है तो बॉडी का वह पार्ट नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट होता है, आपको सीखना पड़ेगा कि डीएनए क्या है। डीएनए बॉडी का मेन पार्ट होता है, जो कि डीएनए में शरीर की ब्लूप्रिंट छपी होती है। शरीर को कैसे बनना है, क्या करना है, सब कुछ डीएनए के अंदर लिखा होता है। तो ये जो अपना डीएनए है, यही बॉडी को फॉर्म करता है, वो संतान हो चाहे जो हो। एक बात और कि ये आनुवांशिक पदार्थ है, लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर के जाएगा। मतलब संतान जो बनेंगे वो पेरेंट के जैसे, माता पिता के जैसे होते हैं। वजह कौन है, डीएनए। और डीएनए के ही छोटे छोटे खंडों को हम लोग जीन कहते हैं, वही जीन है आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए आ गया, डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब इस न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन सी बात है तो सीखेंगे आज इसको बढ़िया से। तो न्यूक्लिक अम्ल में 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट खास करके। एक को देखिए, एक को आप बोलेंगे नाइट्रोजनीय क्षार, तो पहला पॉइंट लेंगे आप नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलेंगे आप नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ध्यान देंगे आप, सेकंड पॉइंट को आप बोलेंगे फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल को नीचे करते हैं, चलो नाइट्रोजनस बेस हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लेंगे पेंटोज शुगर, तो अपने पास आ जाएगा पेंटोज शुगर। एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा जी, फास्फोरिक अम्ल होगा। तो फास्फोरिक अम्ल को हम लोग यहां पर लेते हैं, फास्फोरिक अम्ल। तीसरा पॉइंट, बस
संरचना बहुत ही जटिल होता है डीएनए का। डीएनए की संरचना बहुत ही जटिल है। आपको तो केवल यही पता है कि ऐसे घुमा देंगे डीएनए बन जाएगा ना जी। इतना तो पता है सबको, हाई स्कूल कक्षा 12 11 सबको पता होता है कि ऐसे घुमा देंगे तो डीएनए बन जाएगा। लेकिन ये डीएनए ऐसे बन तो जाएगा, ठीक है, लेकिन डीएनए में कौन कौन से पार्ट होते हैं आप उसको ऐसे घुमा करके बना नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 3 बातें, एक तो नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर और एक फास्फोरिक एसिड के बारे में। अभी देखिए क्या करना, आपको नाइट्रोजनस बेस के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि ये है क्या। बड़ा आसान होता है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब वो देखो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, नाइट्रोजनस बेस दोनों में, फास्फोरिक अम्ल दोनों में रहेगा, पेंटोज शुगर भी दोनों में रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन ये बेस कितना होता है जी, 2 टाइप का होता है। ध्यान दीजिए, बेस 2 टाइप का होता है। कुछ को बोलेंगे आप प्यूरिन और कुछ को बोलेंगे पिरिमिडीन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन ये 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, ध्यान देंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। अब प्यूरिन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें 2 होते हैं, एक को बोलेंगे एडेनिन, एक को बोलेंगे आप ग्वानिन। देखो एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन में 3 होता है, एक को बोलेंगे थायमिन, एक को साइटोसिन और एक को यूरेसिल। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। हाँ, प्यूरिन में 2 होता है, एडेनिन, ग्वानिन, इसमें 3, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है। दिखते कैसे हैं आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, एक यन रहेगा, यहाँ पर C और यहाँ पर फिर आ जाएगा C निवास, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर यन और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया एक संरचना। देखिए संरचना जो होती है इस टाइप की होती है। इधर NH2 लगाएंगे, यदि आप यहाँ पर NH2 लगाएंगे तो आपको एक यहाँ पर डबल बॉन्ड करना पड़ेगा और फिर हम डबल बॉन्ड हो जाएंगे। देखिए ये संरचना हो गई एक तैयार। तो नाइट्रोजनस बेस इस प्रकार के होते हैं। इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, एक नाइट्रोजन एटम यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन्हीं को बोलेंगे आप नाइट्रोजनस बेस। ऐसा करके सभी होता है। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल में सिंगल सिंगल रिंग होता है, इन दोनों में डबल डबल रिंग होता है। बस इतना सा अंतर है। एडेनिन, ग्वानिन में डबल रिंग रहेंगे और इन तीनों में सिंगल सिंगल रिंग होते हैं, एक संरचना एक रिंग होता है केवल। तो ये हो गया अपना नाइट्रोजनस बेस के बारे में। और देखिए ऐसे ही जैसे नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का था, प्यूरिन और पिरिमिडीन, देखो पूरे मिलकर के 5 हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन देखो डीएनए हो चाहे आरएनए, एक में केवल 4 ही होता है, एक में केवल 4 ही होगा। जैसे अगर डीएनए हुआ तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन होगा, और अगर यहीं पर आरएनए हुआ तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है और आरएनए में थायमिन नहीं होता है। बस इतना सा कंडीशन है। पेंटोज शर्करा भी 2 टाइप का होता है, एक तो जो डीएनए में रहेगा, एक तो वो जो डीएनए में रहेगा उसको बोलेंगे आप डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जो डीएनए में रहेगा उसको बोलेंगे आप डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा माने शुगर। एंड जो यहां पर आरएनए में जो होगा उसको बोलेंगे राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। देखिए तो ये हो गया पेंटोज शुगर भी 2 टाइप का हो गया, एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और एक ओनली राइबोज शुगर। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर क्या होते हैं। देखिए ये कैसा होगा, यहां पर C होता है, प्रत्येक कोने पर C होगा और यहां पर भी C होता है। ध्यान देंगे, इधर आ जाएगा CH2OH और यहां पर एक H है, यहां पर OH और यहां पर H है, यहां पर H रहेगा, यहां OH और H और यहां पर OH। इसको बोलेंगे आप डीऑक्सीराइबोज शुगर, इस चीज को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। और राइबोज शुगर क्या होगा, बस सेम टू सेम ही है। ध्यान देंगे, इधर आ जाएगा H और यहां आ जाएगा OH। हाँ, यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर भी OH, H, यहां पर H आ जाएगा, इधर CH2OH। देखिए सेम टू सेम वही है, डीएनए आरएनए सेम।
इसको बोलेंगे आप डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, इसको बोलेंगे राइबोज शर्करा। बस हल्का सा अंतर होता है कि देखिए यहाँ पर एच है, एच है, बस यहाँ पर OH होता है, बस इतना सा अंतर है। दोनों सेम सेम होते हैं। डीएनए का जो शर्करा होगा ये शर्करा है, पेंटोज शुगर। शर्करा जो होता है उसको बोलेंगे आप डी ऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में जो होगा उसको बोलेंगे ओनली राइबोज शुगर। और हाँ, इसकी संरचना सेम टू सेम होती है। काउंटिंग कर लेंगे 1 2, ये 3 हो गया, 4 एंड ये 5, ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबरिंग करना बड़ा विशेष होता है, क्योंकि डीएनए ना, डीएनए जो होगा श्रृंखलाएं 2 बनती हैं। श्रृंखला 2 कैसे बनना है? डीएनए के बेस पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें। एक तो न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस रहता है, सेकेंड पेंटोज शुगर रहेगा। 2 बातें हो गई। और ये 2 टाइप का था, ये भी 2 टाइप्स का होता है। थर्ड पॉइंट जो है उसको बोलेंगे हम फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। और ये जो फास्फोरिक एसिड है ये क्या होता है? ये H3PO4 होता है, इसी को बोलेंगे फास्फोरिक एसिड। H3PO4 कुछ नहीं करना आपको, बस संरचना जानते रहिए। बस P डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH, बस हो गया। यही 3 वो पदार्थ हैं जिससे मिल करके अपना डीएनए और आरएनए फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। यही 3 पदार्थ हैं। एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और एक क्या होगा इधर? फास्फोरिक एसिड। 3 पदार्थों से मिल करके अपना डीएनए फॉर्म हो जाएगा। ये आवाज बहुत कर रहा है जी, इसको निकाल दे क्या? सर वहाँ पे चेंज होता है ना? कहाँ पर? तीसरे वाले कागज पे। 1 2 3 यस। यहाँ पर? हाँ। नहीं, यहाँ पर दूसरे में रहेगा, यहाँ पर दिक्कत होता है दूसरे वाले पर ना, क्योंकि यहीं पर आप जोड़ेंगे सेकंड वाले के नीचे, अभी आ जाएगा, अभी डाउट खत्म हो जाएगा। डाउट यही रहेगा, दिखाने कैसे ना, दिखाने कैसे। तो ये 3 चीज होंगे, केवल 3 चीज होता है जी। एक तो अपना क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर एंड एक फास्फोरिक एसिड। इन्हीं तीनों से मिल करके अपना डीएनए और आरएनए दोनों बन जाते हैं। इससे के आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही रहता है। इतने से बनाएंगे टोटल डीएनए और टोटल आरएनए बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है यही सब। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि ट्रिक, सिंपल सा तरीका कि डीएनए फॉर्म कैसे होता है। अगर आप एक को जान जाएंगे तो आसानी से सेकंड वाले का निकालेंगे, जो कि दोनों सेम होते हैं, सेम। मैं इसको बिठा रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। 3 चीजें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक फास्फोरिक एसिड होगा। इन्हीं तीनों के मिलने से अपना बन जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए बन सकता है एंड इसके अलावा आरएनए भी बन सकता है। तो चलिए, एक पेंटोज शुगर लेंगे आप, पेंटोज शुगर, और इस पेंटोज शुगर को आप जोड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस से। तो पेंटोज शुगर को जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से। ये पहला पॉइंट हो गया। और देखिए, जब आप पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जब शर्करा और क्षार को आपस में जोड़ोगे ना, ये शर्करा ये क्षार है, जब शर्करा और क्षार को, देखिए हिंदी देख लीजिए, इसको बोलेंगे पंचकार्बनीय शर्करा, पंचकार्बनीय शर्करा, इसको बोलेंगे नाइट्रोजनीय क्षार। तो जब आप पंचकार्बनीय शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार को आपस में जोड़ोगे तो स्टार्टिंग में पहला जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड। इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड। तो ये बनेगा अपना न्यूक्लियोसाइड। ये पहला कंपाउंड है। हमने पहले क्या लिया है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, दोनों को जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड से जब आप जोड़ देंगे फास्फोरिक अम्ल H3PO4, तो यहां पर जो बन जाएगा उसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और जानते रहिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये किसी का भी, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए,
स्टार्टिंग में पेंटोज शुगर मिलेगा, क्षार से न्यूक्लियोसाइड बनेगा और ये जुड़ेगा फास्फोरिक अम्ल से तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और यही न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये होता है मोनोमर। ये क्या होगा? ये होता है मोनोमर्स दोनों का, डीएनए का भी आरएनए का। मतलब किसी प्रकार से यदि आपको न्यूक्लियोटाइड मिल गया है तो समझ लो कि डीएनए बन गया। क्योंकि अब एक मिला ऐसे 2 बनाएंगे, ऐसे 3 बनाएंगे, ऐसे लाखों बना देंगे और सभी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देंगे। बस जोड़ देंगे अब डीएनए बन जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड एकलक होता है और इसी का जो बहुलक होगा उसको बोलेंगे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और यही क्या है अपना डीएनए एंड आरएनए। इन्हीं को बोलेंगे आप न्यूक्लिक एसिड। यही होता है डीएनए और आरएनए। मतलब ये तो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, अब ये क्या है? ये पॉलीमर होते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो अपना डीएनए आरएनए होता है बहुलक है। बहुलक माने बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना रहेगा। ये डीएनए आरएनए बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना रहेगा। अच्छा, जिन अणुओं से मिलकर के बना रहेगा उन्हें क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। बहुत ही आसान है। देखो डीएनए बन गया, करना क्या आपको? पेंटोज शर्करा को पहले जोड़ेंगे आप नाइट्रोजनस बेस से, तो जो बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइड कह देंगे और उसको जोड़ेंगे आप फास्फोरिक अम्ल से, तो जो बनेगा उसको आप न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। और ये जब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना तो समझ लो डीएनए अपना बन गया। इतनी सरल छोटी मोटी बातें आप याद कर लेंगे, बस ऑटोमेटिक आ जाए। देखो डीएनए ऐसे बनता है, डीएनए हो चाहे आरएनए, सब ऐसे बनेंगे। हाँ, डीएनए का जब रहेगा बात होगी तो इधर से चेंज करेंगे सब कुछ, आरएनए का जो होगा तो उसको चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है डीएनए आरएनए को फॉर्म करना, ऐसा ही बनता है। हाँ देखिए, मैं सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, या एक और स्टेप करते आगे, हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। अब आपको ये दिखाएंगे कि रियल में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, कहां-कहां बॉन्ड कौन-कौन सा बनता है, न्यूक्लियोसाइड कितने को बोलेंगे, फास्फोरिक अम्ल कहां पर जुड़ेगा और फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। हम लोग अब इस चीज को चेक करेंगे। डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल नेम होता है उसको बोलेंगे आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अभी देखिए ये कैसे कैसे फॉर्म होगा, बहुत ही आसान तरीका। हमने क्या बताया था कि पहले अपना पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा। पहले पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है। कैसे? तो आप एक पेंटोज शर्करा की संरचना तो बनाइए। ये कुछ इस टाइप का था, पेंटोज शुगर की जो संरचना थी वो कुछ इस टाइप की। और डीएनए के लिए होगा डीएनए के लिए जो होगा जी उसको बोलेंगे आप डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा CH2 and OH और यहाँ पर एक रहेगा अपने पास H और यहाँ पर रहेगा एक OH। ध्यान दीजिए, ये क्या है? एक पेंटोज शुगर है, नंबरिंग कर लेंगे इसका। इधर है CH2OH, नंबरिंग कर लेंगे। कार्बन संख्या 1 2 3 4 और ये 5। देखिए जी, एक ऑक्सीजन है और इसमें 5 कार्बन है। एक यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखो भले ही नहीं लिखे हैं लेकिन हर कोने पर कार्बन होता है। तो कार्बन कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन से बना हुआ ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? पंचकार्बनीय शर्करा। इसका नाम पंचकार्बनीय शर्करा क्यों पड़ा है? इसको पेंटोज शुगर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। अगर 6 रहेगा ना तो इसको बोलेंगे हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज। लेकिन नहीं, ये तो पेंटोज है, इसके पास केवल 5 ही कार्बन है। तो ये हो गया पेंटोज शुगर। इसकी क्रिया किससे कराओगे? नाइट्रोजनस बेस से। चलिए लेते हैं कोई नाइट्रोजनस बेस, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पर C,
इधर आ जाएगा NH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड H होता है। ध्यान देंगे, सिंगल बॉन्ड H होगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमने एक यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस ले लिया, कोई क्षार है। अब ध्यान रखेंगे आप, ये कुछ कठिन नहीं है। क्षार में आपको ध्यान रखना है इतना कि हर क्षार में एक N और सिंगल बॉन्ड H रहेगा तो रहेगा। ये एडिनिन कौन सा क्षार है ये यूरेसिल है। सबके पास यूरेसिल है, सबके पास N और H होगा, सबके पास चाहे जो बनाएंगे सबके पास N और H एक कर लिया। अब बॉन्डिंग कैसे होगा? यहाँ पर कार्बन संख्या 1 पर OH है और यहाँ पर H है, ये दोनों मिलकर के H2 को बनाएंगे, ये -H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इधर एक बड़ा सा बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका H और इसका OH निकला जल के रूप में, और यहाँ पर कार्बन संख्या 1 पर और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसी बॉन्ड को बोलेंगे आप N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी को बोलेंगे आप N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए ये कहानी थी। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शर्करा के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन संख्या 1 पर बनेगी और नाइट्रोजन के बीच में एक जल कण निकलता है इधर से, ये पहला। अब इतनी संरचना को बोलेंगे आप न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जब ये मिलेगा फास्फोरिक अम्ल से तब जो बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिए, ये कैसे मिलेगा? H3PO4 से। देखिए P डबल बॉन्ड O एंड एक OH यहीं पर रखते हैं और एक सिंगल बॉन्ड OH यहाँ निकालते हैं, एक सिंगल बॉन्ड OH हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सिंगल बॉन्ड OH हमने यहाँ पर निकाला। अब इधर क्या होगा? कार्बन संख्या 1 पर जैसे OH निकला था H को लेकर के, वैसे ही कार्बन संख्या 3 पर OH है, ये भी H को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। इधर भी -H2O हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड बनने वाला है, और यहाँ पर PO एंड C, PO एंड C के बीच में बॉन्ड बनेगा, PO एंड C के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर केवल C और N के बीच में था, इधर POC के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड का नाम होगा फास्फोएस्टर बॉन्ड। इसको बोलेंगे आप फास्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलेंगे आप फास्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये एक एस्टर बॉन्ड होता है। ये हो गया फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो दो प्रकार के बॉन्ड मिले, एक तो पहला नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक अम्ल के बीच में जो बना था उसको बोलेंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल के बीच में जो बनेगा उसको बोलेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड इधर बन गया है। अभी ध्यान देंगे, अब इस पूरी संरचना को, चूंकि इसमें तीनों आ गए, पेंटो शर्करा आ गया, क्षार भी आ गया, फास्फोरिक अम्ल भी आ गया, पूरी संरचना को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। पूरे को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो चुका है, इसी को बोलेंगे आप न्यूक्लियोटाइड। अब जब अपने पास अगर एक न्यूक्लियोटाइड मिल गया है तो आप दूसरा लाके नीचे जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ते जोड़ते बहुत बड़ी श्रृंखला बन लीजिए, क्या बन जाएगा? डीएनए। देखिए अब कैसे, अब यहां पर आप लाएंगे एक और फास्फोरिक अम्ल वाला समूह, ध्यान देंगे वो है यहां पर सेम ऐसे रहेगा, यहां अपने पास था H और यहां पर OH, फिर यहां पर H एंड यहां पर H था, ध्यान देंगे यहां पर OH है और यहां पर H है, और यहां पर आ जाएगा H एंड यहां पर आ जाएगा CH2OH। सेकंड यहीं पर आप लाएंगे क्षार वाला तो वो जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से वो जुड़ेगा, वो यहां पर जुड़ जाएगा और यहां से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और फिर से वही बॉन्ड N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो फास्फोरिक अम्ल है, फिर यहां पर आएगा P डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH को लेकर के, O एंड H को लेकर के, O एंड H को लेकर के, फिर यहां पर H और OH फिर से निकलेंगे, फिर से निकल जाएंगे, फिर से बॉन्ड बनेगा फास्फोएस्टर बॉन्ड यहां पर फिर से बन जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। देखिए सेकेंड जो मॉलिक्यूल्स था अगर के जुड़ गया, आप इसको बोल देंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। दो बॉन्ड बन चुके हैं, दो बॉन्ड बन गया,
1 बार 2, अभी 2 मॉलिक्यूल्स, एक न्यूक्लियोटाइड का और ये था और सेकंड वाला ये है। अब ऐसे क्या होगा, पूरी संरचना बनती जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे आप, ये 1 2 3, एक तो कार्बन संख्या 3 पर ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलेंगे 3 फास्फोएस्टर, और ये 1 पे था। और इसके बाद 1 2 3 4, एक यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा भी उसको बोलेंगे आप 5 फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर जो बनेगा उसको बोलेंगे 5 फास्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर जो बनेगा कार्बन संख्या 3 पे उसको बोलेंगे 3 फास्फोएस्टर बॉन्ड। अच्छा देखिए, फास्फोरिक अम्ल का एक ही समूह, आप इसको हटाओ, इसको दिखाओ, ये 5 ये वाला फास्फोरिक अम्ल का एक समूह एक बार बनाएगा 3 पर बॉन्ड, एक बार बनाएगा 5 पर बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड को मिला करके बोलेंगे 3,5 डाई फास्फोएस्टर बॉन्ड। दोनों को मिला करके, इसको इसको एक ही का, दोनों को मिला करके बोलेंगे 3,5, क्योंकि एक 3 पर है और एक 5 पर, तो बोलेंगे 3,5 डाई फास्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे कर करके न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी श्रृंखला नीचे जुड़ जाएंगी। फिर क्या होगा, ऊपर देखिए 5 है जी, नीचे क्या है 3, हर जगह ऊपर 5 नीचे 3, 1 2 एंड 3 ऐसे जोड़ेंगे एक और नीचे, तो हमेशा ऊपर 5 होगा नीचे 3 होगा। कितना भी मॉलिक्यूल सब जोड़ दीजिए नीचे, हमेशा नीचे 3 वाला जाएगा और ऊपर क्या जाएगा 5 वाला जाएगा। कितना भी जोड़ दो, क्योंकि 5 और 3 5 और 3 ऐसे 5 और 3 आएगा, हमेशा नीचे 3 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी इस प्रकार से, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी जिसमें ऊपर क्या होगा 5 और नीचे क्या होगा 3 होगा। और बीच में देखो जी ये क्षार फ्री है, एक क्षार यहाँ पर, एक क्षार यहाँ पर, सभी क्षार ऐसे फ्री हो जाएंगे। समझ गए?